Assalamu alaikum to all of you. Welcome to my e-class, and today I am going to teach you the reasons behind the two houses of the parliament, or why we need two houses in the national legislature. In other words, it can also be referred as need a bicameral parliament. Yes, dear. Before starting the topic, I want to give answer to the question someone has asked me in the comment section, that is what's the rank of the speaker in the order of precedence in Government of India. Let me tell you. Order of precedence, it's a protocol list. It's a protocol list, and it lists various functionaries, dignities and officials according to their rank or office in the Government of India. Lists various officials according to their rank or office in the Government of India. This protocol list is actually established by the President of India. इसको President establish करता है, and this protocol list means order of precedence is maintained by the Home Ministry of Home Affairs. तो इस protocol list में officers को enlist किया जाता है according to their rank in the Government of India. तो इन्हीं में से स्पीकर को भी enlist किया जाता है. जो फर्स्ट वन है, that means the first in the list is President of India. The Mongols after Genghis Khan. चंगेज खान के जाने के बाद, उसकी डेथ के बाद मंगोल्स ने सबसे पहले जो आता है जिसका ऑफिस आता है is the President of India. वो जानने की आज कोशिश करेंगे. वाइस प्रेसिडेंट, एंड जो थर्ड होगा वो प्राइम मिनिस्टर होगा, जो फोर्थ होगा वो गवर्नर्स इन देयर रेस्पेक्टिव स्टेट्स, अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई होप कि आप खैर आफियत से होंगे. क्योंकि आपको पता ही है, वी वर डिस्कसिंग मंगोल्स. तो मंगोल्स में हमने पिछले जो 3 लेक्चर्स थे तो वो हमने चंगेज़ खान पे किए हैं. उसका कैरियर देखा है, उसके करियर में किस तरह से उसने जो डेवलपमेंट्स में हुई है और क्या उसका रीजन था वो हमने देखा है. अब हम जो इस टॉपिक में चंगेज़ खान के बाद, फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, जिसको फर्स्ट रैंक मिल जाती है इस ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस में इज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया. सेकंड रैंक जिसको मिल जाती है वो वाइस प्रेसिडेंट होता है, एंड थर्ड रैंक प्राइम मिनिस्टर को मिल जाती है, एंड द फोर्थ रैंक गवर्नर को मिल जाती है, एंड द फिफ्थ रैंक जो है वो फॉर्मर प्रेसिडेंट को मिल जाती है, और सिक्स्थ रैंक इसको मिल जाती है CGI, और सेवंथ रैंक कैबिनेट मिनिस्टर्स, चीफ मिनिस्टर्स ऑफ द स्टेट्स एंड डिप्टी चेयरमैन ऑफ द नीति आयोग. तो स्पीकर को 6th पोजीशन मिल जाती है along with the चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया. इसको कैबिनेट मिनिस्टर से ज़्यादा रैंक मिल जाती है. जो कैबिनेट मिनिस्टर्स होते हैं वो इससे लोअर रैंक में रखे जाते हैं स्पीकर से. हाँ, क्या होता है कि आजकल नहीं होता, लेकिन नेहरू के दौर में था. यहाँ पर इंडिया में भी डिप्टी प्राइम मिनिस्टर होते थे, तो इस डिप्टी प्राइम मिनिस्टर को 5th A में रखा जाता है. 5th A में रखा जाता है मीन्स कि अबव द स्पीकर. सो इफ यू विल सी द स्पीकर इज केप्ट अबव द कैबिनेट मिनिस्टर्स. हिज रैंक इज अबव द कैबिनेट मिनिस्टर्स, इवन चीफ मिनिस्टर्स, बट बिलो द डिप्टी प्राइम मिनिस्टर. तो अब आपको याद ही रहना चाहिए कि जो ओम बिरला है
ओम बिरला जो हमारी करंट लोकसभा के स्पीकर है, वो जो हमारे नए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, दैट इज एन.वी. रमाना, उनको एक ही रैंक में रखा जाता है। एन.वी. रमाना हु रिसेंटली रिप्लेस्ड द चीफ जस्टिस, फॉर्मर चीफ जस्टिस मीन्स फॉर्मर चीफ जस्टिस बोबडे। उन्होंने बोबडे को रिप्लेस किया, इसलिए बिरला और रमाना को एक ही रैंक में रखा जाएगा। दिस वॉज द ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस। हाँ, एक बात मैं फिर से यहाँ पर रिपीट करने जा रहा हूँ कि ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस, अगर हम जो नई जो लक्ष्मीकांत की पब्लिकेशन है, उन्होंने ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस में जो 7th रैंक दी है स्पीकर को, लेकिन ये 6th रैंक की है, 7th नहीं है। अब जो आज का टॉपिक है दैट इज़ द बाईकैमरल पार्लियामेंट, दैट्स द बाईकैमरल पार्लियामेंट। तो हमें ये बाईकैमरल पार्लियामेंट क्यों चाहिए? क्या यूनिकैमरल पार्लियामेंट से काम नहीं चलाया जा सकता था? फिर नीड क्या थी इस बाईकैमरल पार्लियामेंट में? बहुत सारे ऐसे स्टेट्स हैं, ऐसी कंट्रीज़ हैं जिनमें यूनिकैमरल पार्लियामेंट है, तो भी वो इसी तरह से अपना काम करते हैं, लॉज बनाते हैं। लेकिन इंडिया को इस तरह की क्या ज़रूरत पड़ी? इन्होंने बाईकैमरल पार्लियामेंट को क्यों ऑप्ट किया? वाई नॉट यूनिकैमरल पार्लियामेंट? लेट्स सी। यू नो कि जो हमारी कंट्री है इसमें डाइवर्सिटी है, देयर इज़ द कल्चरल डाइवर्सिटी, बहुत डिफरेंट रिलीजन्स एग्जिस्ट हियर, अलग अलग मजहबों से, मज़ाहिब से लोग ताल्लुक़ रखते हैं। और साथ साथ में अगर हम देखेंगे जो हमारी कंट्री है, इसका जो जोग्राफिकल एक्सटेंट है बहुत ही वास्ट है, लार्ज साइज है। इसीलिए हर सेक्शन, हर जोग्राफिकल रीजन को एक ही हाउस में रिप्रेजेंटेशन मिलना बहुत ही मुश्किल लगा लोगों को। लोगों मीन्स जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन फाउंडर्स थे, उन्हीं को लगा कि नहीं, एक हाउस में सब सेक्शंस को, सब जो जियोग्राफिकल रीजन्स हैं उनको रिप्रेजेंटेशन नहीं मिल सकती है। इसीलिए उन्होंने यही सोचा कि हमारे लिए बेहतर ही होगा कि अगर हम बाईकैमरल पार्लियामेंट ही ऑप्ट करेंगे, मीन्स 2 हाउसेस पार्लियामेंट में एस्टेब्लिश करेंगे, तो उससे क्या होगा? इट विल इंश्योर द एडुकेट रिप्रेजेंटेशन टू बोथ सोसाइटी एज वेल एज geographical regions, means it will ensure representation to all sections of the society, and geographical regions to the highest lawmaking body of the India, or in the highest lawmaking body of the India, all sections. तो इससे क्या हो जाता है? जो 2 हाउसेस है हमारे, जो 2 हाउसेस ऑफ द पार्लियामेंट है, एक्चुअली दे इंश्योर द एडुकेट रिप्रेजेंटेशन टू both society, means all sections of the society, adequate representation to all sections of the society, and geographical regions in the country's highest lawmaking institution. जो हमारी कंट्री का हाईएस्ट लॉ मेकिंग इंस्टीट्यूशन है, दैट इज लेजिस्लेचर। तो इसको इसमें हर एक सेक्शन, सोसाइटी के हर एक सेक्शन को रिप्रेजेंटेशन मिल जाती है, और साथ साथ में जोग्राफिकल रीजन्स को भी क्या मिल जाती है? रिप्रेजेंटेशन मिल जाती है। तो इसीलिए उनके दिमाग में यही चल रहा था कि कंट्री का साइज़ बड़ा है, डाइवर्सिटी है, सोशल डाइवर्सिटी है, इसलिए इनको एडुकेट रिप्रेजेंटेशन करने का एक ही तरीका है, दैट मीन्स दैट वी हैव टू ऑप्ट द बाईकैमरल पार्लियामेंट। और सेकंड जो रीज़न है, मैंने यहाँ पर लिखा भी है, आप सब रीजन्स मैंने लिखे भी है, दैट मीन्स चेक्स द हेस्टी, डिफेक्टिव एंड केयरलेस लेजिस्लेशन बाय वन हाउस। हाँ, obviously it checks the hasty, defective and careless legislation by one house. अगर क्या होता है, सपोज कीजिए अगर लोकसभा में कोई लॉ पास की जाती है, उन्होंने कोई लॉ बनाई, जल्दी उन्होंने उस लॉ को फ्रेम किया, तो उस लॉ में बहुत सारे डिफेक्ट्स हैं और इस लॉ को केयरलेसली बनाया गया, तो अगर इस लॉ को फिर पास किया जाएगा, इसमें जो लूप होल्स है वो क्रिमिनल्स के लिए वो रास्ते प्रोवाइड करेंगे जिसके थ्रू वो अपना क्राइम, जो अपनी एक्टिविटी है उसको कंटिन्यू कर सकते हैं। इन अदर वर्ड्स, इस लॉ से बहुत डैमेज हो सकता है। अगर कोई इस लेजिस्लेशन कभी किया जाता है या कभी कोई डिफेक्ट लॉ पास की जाती है, तो उससे बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती है कंट्री के लिए। इसलिए अगर कोई भी लॉ किसी एक हाउस में पास की जाती है इन अ हेस्ट प्रोसेस, इन अ डिफेक्टिव वे एंड इन अ केयरलेसनेस वे, तो नेक्स्ट हाउस में जो ही वो लॉ पूछती है तो उसमें इन सब चीज़ों का एड्रेस किया जा सकता है। एंड यू नो द फेमस प्रोवर्ब ऑफ दैट, हेस्ट मेक्स वेस्ट। तो इसलिए जो नेक्स्ट हाउस होगा जिसमें ये लॉ चले जाएगी, ये बिल जाएगी, तो वह इस
को वेस्ट नहीं होने देंगे तो उसमें क्या हो जाएगा, उनको जो लगेगा नहीं हमें कुछ जो प्रोविजंस हैं उनमें अमेंडमेंट करना है तो वो अमेंडमेंट्स कर लेते हैं। और बहुत सारे ऐसी बिल्स हैं कि जहाँ पर वो सजेशंस भी दे रहे हैं कि नहीं आपको ऐसा करनी चाहिए, इसको फिर से रिकन्सिडर कर लो, फिर बिल को चेंज कर लो। तो जाके जो ये हैस्टी लेजिस्लेशन होगी या डिफेक्टिव लेजिस्लेशन होगी या जो केयरलेस लेजिस्लेशन होगी जो एक हाउस ने ड्राफ्ट की थी उसको फिर से रिकन्सिडर करके और उसको रिचेक करके उसके बाद ही पास किया जाता है। सिंपली दैट मीन इट चेक्स It checks the hasty, defective and careless legislation by one house. जो next point है that's the consideration of every decision. Sorry, reconsideration of every decision. अगर एक हाउस कोई डिसीजन लेता है तो दूसरा हाउस इस डिसीजन को फिर रिकन्सिडर कर लेता है। वो भी एक रास्ता मिल जाता है जब आपके पास दो हाउसेस होंगे। अगर आपके पास एक ही हाउस है तो उसने कोई डिसीजन लिया और वो डिसीजन ओबियसली फाइनल होगा। लेकिन जब आपके पास दो हाउसेस हैं तो जब एक हाउस कोई डिसीजन लेता है तो दूसरा हाउस उस डिसीजन को फिर रिकन्सिडर कर लेता है। जैसे कि अगर हम एग्जांपल देंगे अपॉइंटमेंट ऑफ द प्राइम मिनिस्टर, मैंने आपको लास्ट लेक्चर में भी पढ़ाया है कि लेजिस्लेचर का काम खाली लॉ बनाना नहीं होता, इसका काम गवर्नमेंट नेशनल गवर्नमेंट को सिलेक्ट करना भी होता है। जब मैंने आपको पढ़ाया कि ये एक ग्रुप को सिलेक्ट कर लेते हैं जो फिर गवर्नमेंट बनाते हैं, फिर उसी ग्रुप को सपोर्ट करते हैं पावर में रहने के लिए और फिर पावर में सस्टेन करने के लिए भी उस ग्रुप को सपोर्ट करना पड़ता है। अब अगर इनको प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट करना होगा, फर्स्ट ऑफ ऑल यू मस्ट नो किसी भी हाउस का, चाहे वो लोकसभा हो चाहे वो राज्यसभा हो, प्राइम मिनिस्टर किसी भी हाउस का हो सकता है। बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, जैसे करंटली में मिस्टर मोदी जो है ही बिलोंग्स टू द लोकसभा। इससे पहले जो थे मनमोहन सिंह, वो मिस्टर मनमोहन सिंह ही बिलोंग टू द हाउस ऑफ राज्यसभा, वो राज्यसभा के हाउस से बिलोंग कर रहे थे। इसीलिए किसी भी हाउस का मेंबर प्राइम मिनिस्टर बन सकता है। इवन के एनी मेंबर हु इज नॉट द मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, ईदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट कैन आल्सो बिकम द prime minister or the minister, but provided within the 6 months he or she has to become the member of either house of the parliament, either through legislation or by nomination। उसको क्या बनना चाहिए, उसको क्या होना है, या तो उसको प्राइम मिनिस्टर बनना है, या तो उसको क्या बनना है, या तो उसको नॉमिनेशन के थ्रू पार्लियामेंट में जाना है, या तो इसको किसके थ्रू, इलेक्शन के थ्रू पार्लियामेंट में जाना है। तो ये केस लेजिस्लेचर में भी अप्लाई होता है। तो आपको याद ही होगा जब महबूबा मुफ्ती सईद की डेथ के बाद जब उसको सीएम बनाया गया, वो हमारे स्टेट लेजिस्लेचर की मेंबर नहीं थी, वो पार्लियामेंट की मेंबर थी उस टाइम, लेकिन तो जाके वो फिर तब भी वो सीएम बन गई J&K की, तो बाद में उसको नॉमिनेट किया गया। वो चीज़ आपको याद ही होगा, इसलिए प्रोविजन है। हाँ, अगर यही डिसीजन किसको कंसिडर करना होगा कि लोकसभा ने फॉर एग्जांपल कोई डिसीजन लिया, हमें किसी पर्टिकुलर पर्सन को, फॉर एग्जांपल पर्सन ए को अपॉइंट करना है क्या, प्राइम मिनिस्टर, तो जो ही ये वाला डिसीजन कहाँ राज्यसभा में पहुंचेगा तो राज्यसभा इस डिसीजन के खिलाफ ही हो सकता है कि नहीं हमें ए को क्यों, हम बी को प्राइम मिनिस्टर बनाएंगे क्योंकि बी में वो ज़्यादा क्वालिटीज़ है एज कम्पेयर टू ए। तो जो फॉर एग्जांपल जो इन्होंने डिसीजन लिया था, पता नहीं अगर इन्होंने किसी लॉबिज्म की बेस पर लिया था, किसी और बेसिस पे, कंट्रीब्यूशन की बेसिस पे लिया था, तो इस डिसीजन को फिर से रिकन्सिडर किया जा सकता है सेकंड हाउस में। इसलिए कोई भी डिसीजन, अगर सपोज ये वाइस वर्सा भी हो सकता है, अगर इन्होंने डिसीजन लिया था नहीं हम बी को बनाएंगे, अगर राज्यसभा ने डिसीजन लिया कि हम बी को प्राइम मिनिस्टर बनाएंगे, जो ये डिसीजन लोकसभा में पूछता है वो इसके अगेंस्ट भी हो सकते हैं या वो कॉपरेट भी कर सकते हैं इनके डिसीजन के साथ। अगर अगेंस्ट हुए तो वो ये कह सकते हैं कि नहीं हम ए को बनाएंगे नॉट बी, हम ए को बनाएंगे, ए में कुछ क्वालिटीज़ है, यूनिक क्वालिटीज़ है, तो ए को ही हमें बनाना है नॉट बी। तो इस तरह से डिसीजंस को रिकन्सिडर किया जा सकता है। जो नेक्स्ट रीज़न है दैट्स द choice of people, that is choice of people and professional experts in legislature, choice of people and professional experts in legislature। हाँ, जो हमारा लेजिस्लेचर है इसमें अगर हम देखेंगे दोनों को जगह मिल जाती है। वन इज द विल ऑफ पीपल, दैट मीन्स द चॉइस ऑफ पीपल, एंड सेकंड इज द प्रोफेशनल एक्सपर्ट्स। हाँ, ये याद रखिएगा, जब हम वोट दे रहे हैं किसी मेंबर को उसको पार्लियामेंट में जाने के लिए, दैट मीन्स वी आर चूजिंग हिम और हर एज आवर रिप्रेजेंटेटिव, एंड
हमने डिसाइड भी किया होता है कि हमें इसको कहाँ भेजना है, पार्लियामेंट में, और उसको क्या काम होगा, जो हमारी विल है, जो हमारी चॉइस है, इसको वहाँ पे इसको एम्बॉडी करना है। हाँ, पार्लियामेंट इज आल्सो कॉल्ड एज द एम्बॉडीमेंट ऑफ विल। पार्लियामेंट हम क्या कहते हैं, हाँ आप इसको प्लीज याद रख लेगा, पार्लियामेंट जो है इट्स आल्सो रेफर्ड एज एम्बॉडीमेंट ऑफ पीपल्स विल। It's also referred as embodiment of people's will। क्योंकि हम जो चाहते हैं हम वो डायरेक्टली नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल मैं चाहता हूँ कि कोई इस तरह का लॉ होना चाहिए, कोई इस तरह का लॉ होना चाहिए कि अगर कोई इस तरह का लॉ होना चाहिए कि फॉर एग्जांपल सपोज अगर कोई चोरी करता है उसको पहले अटेम्प्ट में जेल डालना चाहिए, अगर मैं चाह रहा हूँ, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर सकता। मैं हाँ मेरे पास अंदर मेरी ये चॉइस है कि नहीं उसको जेल भेज देना चाहिए ताकि उसको एक सज़ा मिल जाए, वो दोबारा से चोरी ना करे। तो ये मेरी चॉइस है, मेरी विल है, लेकिन मैं इसको किस तरह से एम्बॉडी, किस तरह से एक फिजिकल अपीयरेंस दे सकता हूँ, एक फिजिकल शेप दे सकता हूँ, तो वो मैं खुद नहीं कर सकता। क्योंकि मैंने पहले भी बोला है कि यहाँ पे जो है इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी हमने ऑप्ट किया है, क्योंकि डायरेक्ट डेमोक्रेसी इज नॉट पॉसिबल हियर। तो इसी तरह से इसलिए हम अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को ही चूज़ कर लेते हैं और उनको इसी बेसिस पे चूज़ कर लेते हैं कि जो हम चाहते हैं वही आप कर लीजिए। वो आप जब आप लेजिस्लेचर में चले जाओगे, जो हम चाहते हैं, जो हमारा विल है, जो हमारी चॉइस है, आप उसको वहाँ जाके रिप्रेजेंट कर लोगे। इसीलिए ही इज रेफर्ड एज ए रिप्रेजेंटेटिव। आप उस विल को रिप्रेजेंट करोगे, दैट्स व्हाई इट्स रेफर्ड एज एम्बॉडीमेंट ऑफ द पीपल्स विल, क्योंकि हमारे विल को वहाँ पर एम्बॉडी किया जाता है। तो इसीलिए लेजिस्लेचर में क्या होता है कि हमारी जो चॉइस है उसको जगह मिल जाती है। हम अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को अकॉर्डिंग टू आवर ओन चॉइस इलेक्ट करते हैं और फिर वो वहाँ लेजिस्लेचर में जाके उसी चॉइस को रिप्रेजेंट करते हैं। और साथ साथ में प्रोफेशनल एक्सपर्ट्स, यू नो द अपर हाउस ऑफ आवर पार्लियामेंट, द अपर हाउस इज ऑल्सो रेफर्ड एज हाउस ऑफ विजडम। उसको हाउस ऑफ विजडम भी कहते हैं, हाउस ऑफ विजडम, क्योंकि इसमें जो लोग होते हैं बहुत ही एक्सपीरियंस्ड होते हैं, प्रोफेशनल होते हैं, इसीलिए इसको हाउस ऑफ विजडम भी कहा जाता है। एंड यू नो कि इसमें एक प्रोविजन है, दैट्स नॉमिनेशन का प्रोविजन है। वो लोग जो एमिनेंट पर्सनालिटीज़ होते हैं, जो बहुत प्रोफेशनल एक्सपर्ट्स होते हैं, बट दे आर नॉट एबल टू फेस इलेक्शंस, देयर इज अ विंडो ओपन टू देम थ्रू विच दे कैन मेक देयर एंट्रेंस टू द लेजिस्लेचर, दैट्स द प्रेसिडेंशियल नॉमिनेशन। हाँ, अगर वो इलेक्शन फेस नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन लोगों को लग रहा है, सबको लग रहा है कि नहीं उनकी जगह लेजिस्लेचर में है और वो लेजिस्लेचर में होने चाहिए, तो वहाँ पर एक प्रोविजन है, नॉमिनेशन का प्रोविजन। मैंने पढ़ाया, हाँ मैंने उस टाइम उसको एक्सप्लेन नहीं किया है कि वो जो प्रेसिडेंट उन 12 मेंबर्स को नॉमिनेट करता है एंड दे 12 मस्ट बिलोंग टू द art. They should have special knowledge or practical experience. They should have special knowledge or practical experience in art, social services, science and literature. Art, social services, साइंस एंड लिटरेचर, इनमें इनकी जो स्पेशल नॉलेज होनी चाहिए या प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस होनी चाहिए। तो इन फील्ड से ही इन फील्ड्स में, इन वाले एरियाज़ में जिन पर्सनालिटीज़ को क्या है, यूनिक नॉलेज है और स्पेशल नॉलेज है और प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है, तो उन 12 लोगों को प्रेसिडेंट नॉमिनेट करता है, किसमें, राज्यसभा में नॉमिनेट करता है। यहाँ से मैं और एक चीज़ बोलने जा रहा हूँ, हाँ वो रेलिवेंट नहीं है लेकिन रेलिवेंट भी है। जो लोकसभा में 2 लोगों को नॉमिनेट किया जाता था फ्रॉम एंग्लो इंडियन कम्युनिटी, वो उसको एबॉलिश किया गया, जो 104th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट मैंने पहले भी पढ़ाया है इन 2020। लेकिन इसी दौरान जो रिजर्वेशन मिलती है SCs एंड STs को, किसमें, लोकसभा में, नॉट इन राज्यसभा, उसको एक्सटेंड किया गया अप टू 2030। हाँ रिलेवेंट नहीं है, लेकिन जब मैंने ये वाला टॉपिक पढ़ा उस टाइम मैंने इस चीज़ को मेंशन नहीं किया, इसीलिए मैं मेंशन कर रहा हूँ यहाँ पर। तो अब क्या होता है, अब ओब्वियसली
मैं यहाँ से फिर से बोल रहा हूँ, जब उसको नॉमिनेट करना होता है तो उनके पास क्या होना चाहिए, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस होनी चाहिए और उनके पास प्रैक्टिकल या यूनिक नॉलेज होनी चाहिए, मीन्स कि वो प्रोफेशनल एक्सपर्ट्स होने चाहिए। इसीलिए लेजिस्लेचर में एक तरफ से पीपल्स चॉइस मीन जो हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं उनको जगह मिल जाती है और सेकंड साइड से क्या, प्रोफेशनल एक्सपर्ट जो प्रेसिडेंट के नॉमिनेशन के थ्रू इंटर किए जाते हैं। तो अगर हम देखेंगे अब नटशल में कि जो हमारा पार्लियामेंट है वो दोनों चीज़ों को रिप्रेजेंट करता है। दैट मीन्स दैट वो पार्लियामेंट कैन बोथ थिंग्स, वन द चॉइस ऑफ पीपल प्लस चॉइस ऑफ पीपल एंड प्रोफेशनल एक्सपर्ट्स। एंड सिंपल आप याद रख सकते हो जो हमारा पार्लियामेंट है, इट कंसिस्ट ऑफ विल प्लस विजडम। जो हमारा पार्लियामेंट है इसमें विल को भी जगह मिल जाती है एंड इसमें विजडम को भी जगह मिल जाती है। दिस इज द ब्यूटी ऑफ द बाइकैमरलिज्म, दिस इज द ब्यूटी ऑफ द टू हाउसेस ऑफ आवर पार्लियामेंट। जो हमारे हाउसेस है पार्लियामेंट के, तो वो विल और विजडम को दोनों को रिप्रेजेंट करते हैं। और जो सेकंड जो है, that's the availability of one house for the urgent decisions when other house is dissolved। हाँ, क्या होता है कि जो लोकसभा है that's not the permanent house and that is subject to the dissolution and तो उस टाइम अगर ऐसा होता है कि जो इम्पोर्टेंट अगर उसको डिसॉल्व किया गया है तो उस टाइम कोई इम्पोर्टेंट डिसीजन लेना है एग्जीक्यूटिव को, फॉर एग्जांपल प्रेसिडेंट को, तो उस टाइम उस डिसीजन को अप्रूव करने के लिए, उस पर डिलिब्रेशन के लिए एक हाउस तो हमें अवेलेबल रहता है, दैट मीन्स द राज्यसभा जो परमानेंट हाउस है। फॉर एग्जांपल मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, अगर क्या होता है कि नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर की गई है, उस टाइम नेशनल इमरजेंसी प्रोक्लेम की गई, जिस टाइम लोकसभा को या तो डिसॉल्व किया गया है या तो लोकसभा की जो डिसोल्यूशन है दैट इज इन प्रोसेस ड्यूरिंग द 1 मंथ की, जिसमें क्या हुआ, इमरजेंसी प्रोक्लेम की गई लेकिन उसकी डिसोल्यूशन हो गई है, उसकी डिसोल्यूशन हो रही है विदाउट द अप्रूवल ऑफ द नेशनल इमरजेंसी। तो इस टाइम इमरजेंसी किस तरह से सस्टेन रहेगी, तो उस टाइम अगर वहाँ पर जो राज्यसभा है वही उस डिसीजन को, दैट मीन्स इमरजेंसी के डिसीजन को अप्रूव कर सकता है और अप्रूव कर भी लेता है। इसी तरह से जब कोई भी अर्जेंट डिसीजन होगा जिसको पार्लियामेंट की अप्रूवल चाहिए या पार्लियामेंट की अथोराइजेशन चाहिए, हाँ अगर एक हाउस अवेलेबल नहीं है, एक हाउस मीन्स लोकसभा अवेलेबल नहीं है, लोकसभा को डिसॉल्व किया गया है या किसी और कारण लोकसभा अवेलेबल नहीं रहता, तो उस टाइम राज्यसभा हमारे सामने है, राज्यसभा अवेलेबल है, तो राज्यसभा उस डिसीजन को अप्रूव कर सकता है। एंड ये जो रीजन्स थे जो मैंने आपको पढ़ाए, these are the reasons behind the need of bicameral parliament of India or the need behind the 2 houses of the parliament of India। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। अगर कोई भी क्वेश्चन है प्लीज़ आप पूछेगा, मैं कोशिश करूँगा कि आपको उस क्वेश्चंस के आंसर मिले, एक्यूरेट आंसर्स मिले। तो आज का ये छोटा ही टॉपिक था, तो इसलिए इंशाल्लाह जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें जो बाकी टॉपिक्स है इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। थैंक यू।